सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र जो कि सन 2020 का प्रश्न पत्र है, इसी पे बात करेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा सा एग्जाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस समय एक न्यूज़ बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है कि एग्जाम का टाइम टेबल को लेकर के, जो एग्जाम का हमारा टाइम टेबल है, इसको लेकर के एक न्यूज बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है कि एग्जाम 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। यानी 1 जनवरी से किसका स्टार्ट होगा? सेकेंड सेमेस्टर का। 1 जनवरी से 1 जनवरी, 2 और 3, ये सेकेंड सेमेस्टर का हो रहा है। सेकेंड सेमेस्टर का। और 4, 5 व 6 ये फोर्थ सेमेस्टर का। ऐसा एक न्यूज चल रहा है बड़ी तेजी से। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये न्यूज़ सही है कि गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बता रहे हैं कि न्यूज़ ये गलत है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सही भी है। तो देखिए, इसमें कंफ्यूजन का कारण क्या है कि जो हमारा लेटर है, इसमें जो न्यूज़ चल रहा है उसमें पीएनपी का साइन नहीं है। यही एक मात्र न्यूज़ का फर्जी होने का एक मात्र तर्क है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। देखिए, हम आपको ये बता दें, कंफर्म कर दें कि ये जो न्यूज़ है ये प्राइमरी मास्टर डॉट कॉम पे भी आ गया है। जो कि प्राइमरी मास्टर डॉट कॉम एक ऐसी साइट है जो कि बिल्कुल रियल न्यूज़ देती है, कभी फेक न्यूज़ नहीं देती है। तो संभवतः वहाँ पे भी आ गई है। तो हमको लगता है कि अगर ये न्यूज़ प्राइमरी मास्टर डॉट कॉम पे आ गई है तो संभवतः ये न्यूज़ सही होनी चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं भी 100% नहीं कह पा रहा हूँ कि ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप इसको मान के चलिए कि आपका पेपर इसी में होगा। क्योंकि अगर होना होता है, होता क्या है कि जैसे आज 19 तारीख है, कल 20 हो जाएगा, है ना? उसका 25 तारीख को क्रिसमस डे है। तो देखिए, जो पेपर होना होता है वो एक ही महीने में, जैसे दिसंबर के महीने में आपका सेकेंड सेमेस्टर का भी पेपर हो जाना चाहिए और फोर्थ का भी पेपर हो जाना चाहिए। तो 25 को आपका क्रिसमस डे हो जाएगा, उसके उधर संभव नहीं है। तो इसलिए हमको लगता है कि पीएनपी ने यही किया होगा कि पेपर 1 तारीख से स्टार्ट किया होगा, जिससे कि कंटिन्यू पेपर होकर के खत्म हो जाए। जैसे 1, 2, 3 को आपका सेकेंड सेमेस्टर का हो जाएगा, 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5, 6, यानी एक सप्ताह में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए ये जो डेट है, बहुत यूनिक डेट माना जा रहा है। संभवतः ये सही होगा न्यूज, लेकिन अब सही होगा कि नहीं होगा, इसमें आप ज्यादा इधर उधर मत पड़िए। जो भी होना होगा 2 दिन 3 दिन में बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी। तो देखिए, अगर बहुत कुछ होता, क्या 2 दिन 3 दिन पहले इधर उधर की बात होती, बस इतना ही है। तो आप अगर इसके चक्कर में पड़े हैं तो बिल्कुल मत पड़िए और बिल्कुल लग जाइए पढ़ाई में, क्योंकि पेपर अब तो आपका होना है, बस इसी डेट में होना है। 2 दिन इधर 2 दिन उधर, बस इसी डेट में होने हैं। तो चलिए, आप बिल्कुल पढ़ाई में लग जाइए, समय को फालतू इन्वेस्ट मत करिए। और हम लोग आप आज स्टार्ट करते हैं परीक्षा प्रश्न पत्र 2020-2019 का। हम फोर्थ सेमेस्टर का करा चुके हैं, 2020 का आज करा रहे हैं। तो देखिए, इसमें देख लीजिए, जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि काश ए इक्वल टू 0 हो तो ए का मान होगा। कह रहा है काश ए इक्वल टू अगर 0 दिया है तो ए का मान क्या होगा, यानी इस ए की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए, काश, ये हम ट्रिग्नोमेट्री को आपको अलग से पढ़ा चुके हैं, वहाँ एक साड़ी भी दिए हुए हैं। सारे साड़ी में सारे वैल्यू को, सारे फंक्शन के वैल्यू लिखे हैं, साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सारे 30, 60, सॉरी 30, 0, 30, 45, 60, 90 सारे का वहां मान भी दिया गया है। तो यहाँ पे हम ये कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि काश ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 0। तो ऐसा कौन सी वैल्यू 0 में, काश में कितने की वैल्यू होती है? तो आपको पता होगा काश ए इक्वल टू, ये जो 0 है ये काश 90 की वैल्यू होती है, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है तो उसका अपोजिट हो जाता है। तो काश से काश कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री आ जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आंकड़े 5, 7, 9, 8, 7, 9, 7, 7, 5, 3, 5 का बहुलक पूछ रहा है। तो हम बहुलक आपको बताए हैं, बहुविकल्पी जब प्रश्न करा रहे थे वीडियो में, तो वहां बहुलक बताए थे कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही उसका बहुलक हो जाएगा। जैसे 7 की संख्या ज्यादा है, 7 कितनी बार
रिपीट किया गया है 4 बार, इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न ये कह रहा है रूट बी बाई ए इंटू रूट सी बाई बी इंटू रूट ए अपन सी का मान होगा। देखिए जब ऐसा प्रश्न दिया रहे तो उसमें क्या करिएगा, आप इन सारे वैल्यू को एक करड़ी में रख लीजिएगा। तो क्या आप रख लेंगे, बी बटा ए इंटू सी बटा बी इंटू ए अपॉन सी। देखिए सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा वैल्यू क्या, रूट में एक। रूट में एक की वैल्यू एक ही होती है, तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी सही है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक वृत्त का व्यास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि यानी वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है, डी इक्वल टू कितना दे रखा है। देखिए डी इक्वल टू दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अगर डी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी का आधा होती है तो 12/2। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। अगर आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो गई तो बताइए वृत्त की परिधि। तो आपको पता होगा कि वृत्त की जो परिधि होती है उसका फार्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि, परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, यही होता है। तो 2 इंटू पाई का पाई रहने दीजिए, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। क्योंकि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पाई की वैल्यू दे रखी है, पाई का मान रखा नहीं है, पाई में ही आंसर आना है। तो 6 दूनी के 12 कितना हो गया, 12 पाई हो गया। आंसर कितना, 12 पाई सेंटीमीटर। कितना हो गया, 12 पाई सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, आंसर कौन सा सही होगा, आंसर ए सही होगा, 12 पाई सेंटीमीटर। अगला कह रहा है समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग। हम पिछले वीडियो में समांतर चतुर्भुज को बाकायदा बना करके समझाए हैं, जब हम वह विकल्पी प्रश्न करा रहे थे। तो समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, देखिए समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग समथिंग ऐसे, इसके अंतः जो कोण है, अंदर के कोण है, वही अंतःकोणों का योग पूछ रहा है। तो अंतःकोणों का योग होता है 4 समकोण होता है। एक समकोण इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो 4 समकोण बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 × 4 9 × 36 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 4 समकोण। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, ये वाला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावनाएं ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रायिकता से सवाल है, किससे सवाल है ये, प्रायिकता से। इसके लिए एक फार्मूला होता है, हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं, 6 नंबर, कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर शीर्ष, शीर्ष का मतलब होता है हेड आने की पूछ रहा है, हेड, हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो दो सिक्कों को, चलिए आइए नीचे यहाँ पेज पे हम इसको समझाते हैं आपको अच्छी तरीके से। 6 नंबर कह रहा है कि दो सिक्का है, सिक्का कितना है, दो सिक्का है, एक सिक्का ये है, एक सिक्का ये है, इन दोनों सिक्कों को उछाला जाता है। तो पूछ रहा है हेड आने की प्रायिकता बताइए। हेड मतलब शीर्ष, क्या, शीर्ष, शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, वही पूछ रहा है। तो देखिए सिक्का दो है, इसके लिए हमारा फार्मूला बन जाता है प्रायिकता ई एस। फार्मूला ये है प्रायिकता ई एस इक्वल टू होता है क्या, एन ई, एन ई अपान एन एस। इसको बोलते हैं निश्चित घटनाओं की संख्या, निश्चित घटनाओं, निश्चित घटनाओं की संख्या, और बटा ये वाला क्या होता है, एनएस क्या होता है, ये कुल संभावित, कुल संभावित घटनाओं की संख्या, की संख्या। देखिए होता क्या है कि निश्चित घटनाओं की संख्या मतलब ये होता है कि ये एक निश्चित है, फिक्स है कि इतनी ही घटना घट सकती है। ठीक है। और संभावित घटनाएं, जैसे दो दो सिक्का है, तो दो सिक्के में कितनी संभावित घटनाएं हो सकती हैं। अरे हम एक बार उछालेंगे तो एक बार उछालेंगे दोनों सिक्कों को, तो हो सकता है हेड, एक में हेड आ जाए, एक में टेल आ जाए। दूसरी बार क्या हो जाएगा, हो सकता है दोनों में टेल आ जाए।
तीसरी बार क्या हो सकता है पहले में टेल दूसरे में हेड आ जाए। फिर तीसरी बार चौथी बार क्या हो सकता है कि दोनों में हेड हेड आ जाए। तो कितनी संभावनाएं बन गई? एक संभावना, दो संभावना, तीन संभावना, चार संभावना। कुल कितनी संभावना बन गई? चार संभावनाएं बन गई। लेकिन निश्चित घटना एक बार में एक ही आएगा। तो निश्चित घटना हमारी एक है, लेकिन संभावित घटनाएं कितनी हैं? चार है। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? एक बटा चार हो जाएगा। तो यही प्रायिकता कितनी हो जाएगी हेड आने की, जो शीर्ष आने की प्रायिकता, यहाँ लिख लीजिएगा, शीर्ष आने की प्रायिकता कितना होगा? एक बटा चार इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्या कर रहा है? एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 वर्ग सेंटीमीटर। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन पूछ रहा है। ऊंचाई दिया है ये 10 और क्षेत्रफल दिया है 100 वर्ग सेंटीमीटर। 7 नंबर प्रश्न, पेन को चेंज कर लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या होगा? कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया है? आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। और इसी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से और उसको ऊंचाई दे रखा है, हाइट दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन पूछ रहा है। तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब बताइए, आपको एच तो पता है, एच आपको 10 सेंटीमीटर पता है, यहाँ पे एच है ना? एच तो पता है, आर नहीं पता है। पाई का तो वैल्यू होता ही है 22 के साथ। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम आर निकाल सकते थे, लेकिन हम आर नहीं निकालेंगे यहाँ से। यहाँ से सीधा पाई आर स्क्वायर यहाँ भी तो दिख रहा है, तो सीधा हम इस पाई आर स्क्वायर के मान को ही क्यों न रख दें? क्यों हम चले कैलकुलेशन करें फालतू का? समझ आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ 100 रख देंगे, इंटू हाइट की वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर। तो 100 दहम्मा 1000 सेंटीमीटर में है, तो घन सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1000 घन सेंटीमीटर। बड़े ही आराम से आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से एक बार आर का मान निकालते, जब आर का मान निकालते आर स्क्वायर बराबर क्या करते? 100 के बट्टा यहाँ पाई करते। तो आपका फालतू का कैलकुलेशन, फिर यहाँ से आर की वैल्यू करते, यहाँ से करड़ी लगाते, फालतू का आपका कैलकुलेशन इतना जाता, समय जाता। अगर हाँ आर का मान इस सवाल में पूछा होता तो आपको निकालना पड़ता। आर का मान तो पूछा नहीं है, सीधा बेलन का आयतन पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेलन के आयतन में पाई आर स्क्वायर आराम से मिल जाता है, क्योंकि बेलन का आयतन का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इस पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो यहाँ दे ही रखी है, तो हम इसी की वैल्यू को ले जाके यहाँ पुट कर देंगे। और हाइट की वैल्यू दे रखा है 100 धामा 1000, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेक्निकली रूप से दिमाग लगाइए, अदरवाइज समय आपके पास एक ही घंटा रहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। कह रहा है इसको हल करिए। समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। 8 नंबर दिया है सवाल। 8 नंबर, 7x स्क्वायर प्लस, सॉरी, एक्स स्क्वायर दे रखा था, एक्स स्क्वायर। सवाल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 इक्वल टू कितना? 0। इसी द्विघात समीकरण को हल करना है। देखिए ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहला रूल्स ये होता है कि जो अचर पद है, ये 10 जो है ना, ये अचर पद है। अचर पद का एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। जब 10 में 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 1 का 10 ही होता है। तो 10 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पर 7 आ जाए और उसका गुणा करने पर 10 ही आए। तो 10 में देखिए कितना होगा, 5 दूनी के 10 और 5 दो 7, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस कितना? 10 इक्वल टू 0। ये हो गया। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 5 बच जाएगा। और प्लस यहाँ क्या कॉमन लेंगे? 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? x प्लस 5 बच जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों कोष्टक में से एक को उतार लीजिएगा, यानी x प्लस 5 कर लीजिएगा आप। और एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा।
है ना। इसकल टू क्या कर देंगे, जीरो दिखा देंगे। तो आप बारी बारी से एक एक के बराबर जीरो दिखा लीजिए, यानी एक बार हम दिखा लेंगे यक्स प्लस पाँच बराबर जीरो। तो यक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, पाँच को उधर पंक्षांतर कर देंगे तो माइनस पाँच हो जाएगा। ठीक है, फिर इस बार दिखा लीजिएगा यक्स प्लस टू इसकल टू जीरो दिखा दीजिएगा। एक्स इसकल टू कितना हो जाएगा, दो को पंचांतर कर देंगे, बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस दो हो जाएगा। यानी एक एक्स की वैल्यू माइनस टू आई है और एक एक्स की वैल्यू कितनी आई है, माइनस पाँच। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नौवां प्रश्न देख लीजिए, 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या के चार गुनी है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे वृत्त दो दिया है, एक वृत्त ये होगा, एक वृत्त क्या होगा, इससे बड़ा होगा। अगर एक वृत्त कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या जो है ना दूसरे वृत्त की त्रिज्या के चार गुनी है। अगर ये वृत्त है ना, ये वृत्त है और एक ये वृत्त है। अगर इस वृत्त की त्रिज्या हम मानते हैं आर मानते हैं, तो इसको क्या मानेंगे, इसको चार गुना कर देंगे, चार आर कर देंगे। तो यहाँ देख लीजिए सवाल 8 नंबर, दो वृत्त बना लीजिए, एक छोटा वृत्त है और एक क्या हो जाएगा, जब चार गुना उसका क्षेत्र एरिया हो, सॉरी उसका अगर रेडियस त्रिज्या चार गुना हो जाएगा। इस छोटे वाले को मान लीजिए इसकी त्रिज्या आर होगी, तो इससे कितनी हो जाएगी, फोर आर हो जाएगी। ठीक है, फोर आर हो जाएगी। तो यहाँ मान लीजिए माना वृत्त की त्रिज्या, देखिए 60 प्रश्न है 1 नंबर का, तो जितना आप 60 कर सकेंगे उतना कर दीजिएगा। माना वृत्त की त्रिज्या, माना पहले वृत्त की, यहाँ लिख दीजिए माना पहली वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू आर। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा। वो सवाल करा था कि कितना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा। अब दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए उसके क्षेत्रफलों का अनुपात, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पहला वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे ही रहेगा क्योंकि त्रिज्या यहाँ आर है। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ आर की जगह क्या रहेगा, पाई तो पाई रहेगा ही, आर की जगह क्या हो जाएगा, त्रिज्या कितना है, फोर आर है, तो क्या हो जाएगा फोर आर का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा दूसरे वृत्त की, पाई और चार चौक 16 इंटू 16 आर स्क्वायर। यानी हम लिख सकते हैं क्या, 16 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया, पहले वृत्त की त्रिज्या ये, दूसरे वृत्त की त्रिज्या ये। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा था, दोनों के वृत्तों का अनुपात, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 16 पाई आर स्क्वायर। पाई आर से स्क्वायर कैंसिल, ऑप्शन आंसर कितना है, 1:16। कितना बचा, 1:16। यही सब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया। पहले वृत्त के क्षेत्रफल का निकालिए, पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही होगा, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या कर लेंगे, आर की वैल्यू क्या हो गई, उसकी चार गुना हो गई, तो यहाँ आर जो हम फोर आर रख दिए, इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर हो गया। 10 नंबर आप देखिए कह रहा है कि ए बी सी डी, कह रहा है ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है। यदि एंगल ए इक्वल टू 55 डिग्री तथा एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री हो तो कोण सी तथा कोण डी का मान ज्ञात कीजिए। कैसा है, चतुर्भुज हमारा क्या है, चक्री चतुर्भुज है। तो सबसे पहले आप चक्री चतुर्भुज किसे कहते हैं उसको जान लीजिए कि चक्री चतुर्भुज होता क्या है। देखिए जो चक्री चतुर्भुज होता है ना, वो होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थिर हो। किस पे हो, एक वृत्त पर स्थिर हो, एवं आमने सामने के जो कोणों का योग होता है ना वो 180 अंश हो, चक्री चतुर्भुज कहलाता है। यहाँ देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। 10 नंबर सवाल, पेन को चेंज कर दे पहले। 10 नंबर सवाल देखिए, 10 नंबर, सबसे पहले आप जान लीजिए चक्री चतुर्भुज क्या होता है। ये लिखना नहीं है आपको,
वहां पे। लेकिन बस इतना आपको पता होना चाहिए, जब आपको ये पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे। चक्री चतुर्भुज क्या होता है? तो ऐसा चतुर्भुज, ऐसा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर, एक वृत्त पर स्थिर हो, स्थिर हो, एवं आमने सामने के कोण क्या हो, एवं आमने सामने के कोणों का योग कितना हो, कोणों का योग 180 डिग्री हो, क्या कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, कहलाता है। देखिए, ये आपको परीक्षा में नहीं लिखना है, लेकिन मैं आपको ये जानने के लिए बता दिया हूँ कि आप इसको जानते रहिएगा। जब आपको ये चीज पता रहेगा तभी आप सवाल को कर पाएंगे। अब हम सवाल को कर लेते हैं कि हमारा चक्र चतुर्भुज क्या होगा। एक पहले वृत्त पे होना चाहिए, उस वृत्त पे उस चतुर्भुज का चारों शीर्ष रहेगा, यानी ए ऐसे कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो गया सपोर्टेड, इसको हम यहाँ से मिला दिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ दिया था सवाल में, क्या दिया था कि ए बी सी डी कोई चक्री चतुर्भुज है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। कोड ए की वैल्यू दे रखा था और कोड बी की वैल्यू दे रखा था। अब कितना कितना दिया है देख लेते हैं इसको। 10 नंबर। कोड ए की वैल्यू दे रखा है 55 डिग्री, कोड बी की वैल्यू दिया है 60 डिग्री। कोड ए इजकल टू 55, कोड ए इजकल टू ये 55 डिग्री दिया है, और ये कितना दिया है? 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। और पूछ क्या रहा है? 10, कोड सी और कोड डी का मान पूछ रहा है। कोड सी और कोड डी का मान पूछ रहा है। देखिए, कोड सी व कोड डी की वैल्यू बताना है। तो देखिए, हमने बताया क्या, ऐसा, देखिए यहाँ बताया ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थिर हो एवं आमने सामने के कोणों का योग कितना हो, 180 अंश हो। यानी आमने सामने, कोण सी के सामने कौन सा है? कोण ए है। कोण डी के सामने कौन सा है? कोण बी है। तो बस वही चीज है, बस इतना ही कर लीजिए ना। अब दिया है कोण, अब आप कर सकते हैं कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। और कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। यही तो हम बताए ना कि कोण आमने सामने के जो कोण का योग होना चाहिए वो 180 अंश होना चाहिए। तो बताइए, कोण ए की वैल्यू दे रखा है कितना? 55 दे दिया है। बस अब बड़े आराम से आपका सवाल आ जाएगा। कोण सी इक्वल टू 180 अंश, तो ये हो जाएगा कोण सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 में से आप 55 माइनस 55 डिग्री माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 180 में से जब 55 घटा देंगे तो आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ कितना बचा? 7, 7 में से 5 गया 2, आ गया कितना? 125 डिग्री। कोण सी किसकी वैल्यू आई? कोण सी की वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई। केवल आपको डिफिनीशन से अगर आपको पता रहता है बड़े आराम से आ जाता। अब फिर कोण बी प्लस कोण डी इक्वल टू 180 अंश, आमने सामने कोण, इसके इसके सामने कोण। तो कोण बी का मान दिया है कितना? 60 डिग्री, और प्लस कोण डी का मान पूछ ही रहा है। कोण डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो कोण डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कितना? माइनस 60 डिग्री, ये हो जाएगा। तो 180 में से जब 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। ये किसकी वैल्यू आ गई? कोण डी की वैल्यू आ गई, है ना। इसकी वैल्यू आ गई, ये कोण डी। थोड़ा इसको स्पष्ट लिख लीजिए, नहीं आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, एक किसकी वैल्यू आ गई? कोण डी की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। आपका एक आंसर ये हुआ, एक आंसर यही हुआ। कोण सी पूछ रहा था, कोण डी पूछ रहा था। आपका ये कोण सी और कोण डी आ गया। तो बस आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा, इसीलिए हम आपको ये थ्योरी बताए हैं। कंसेप्ट आपको क्लियर करने के लिए आपकी थ्योरी बताई गई है। अदरवाइज थ्योरी कोई काम नहीं है, आप इसको एग्जाम में नहीं लिखिएगा, आपको एग्जाम के लिए यही है, यहाँ से है। चलिए, 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है।
11 नंबर का प्रश्न कर रहा है साइन 30 डिग्री प्लस कास 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। साइन 30 डिग्री कास साइन 30 डिग्री कास 60 डिग्री टेन 45 डिग्री, देखिए इसको हम पढ़ाए हैं। आपको पढ़ाए क्या है कि टेग्नामेट्री में जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ फार्मूला बताए थे, तो वही चीज है करना है आपको। चलिए सवाल देखिए 11 नंबर, यहाँ देख लीजिए 11 नंबर सवाल। ये साइन 30 डिग्री प्लस कास 60 डिग्री था, कास 60 डिग्री फिर प्लस क्या है टेन 45 डिग्री था, यही है। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, आप सारणी जाके देख लीजिएगा पिछला वीडियो। साइन 30 का मान 1/2 प्लस कास 60 का मान 1/2 और प्लस टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है ना। बस इसी को हल कर लीजिएगा। तो हल कैसे करेंगे, आधा आधा कितना हो गया, 1 हो गया और प्लस 1 बराबर कितना आंसर आ गया, 2। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये 11 नंबर हो गया। फिर 12 नंबर क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। 2x - 3y बराबर 13, इस समीकरण को हल करना है। 12 नंबर प्रश्न यहाँ देख लीजिए, यहाँ से 12 नंबर समीकरण क्या दिया था, 2x - 3y इक्वल टू 13, और समीकरण क्या दिया है अगला, अगला दिया हुआ है 7x - 2y बराबर 20। 7x - 2y बराबर 20। 7x - 2y इक्वल टू 20। इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो यहाँ आप एक चीज लिखिएगा समीकरण सॉल्व करने के लिए, यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 में। देखिए समीकरण 1 में हमको करना क्या है कि किसी चाहे x को काटिए आप चाहे y को काटिए, किसी एक को काटना है। अगर x को काटना है तो इसमें 7 से गुणा करना पड़ेगा समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसके गुणांक का इसमें गुणा, इसके गुणांक का इसमें गुणा। अगर y को काटना चाहते हैं तो 2 का गुणा ऊपर कर दीजिए, 3 का गुणा नीचे वाले में कर दीजिए। तो चलिए हम y वाले को काट देते हैं। समीकरण 1 में 2 से व समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर, क्या करने पर, घटाने, सॉरी घटाइए मत, चिन्ह वैसे भी है, चिन्ह। प्रश्न देखिए एक बार फिर से मिला लीजिए, गलती तो नहीं लिखा है ना। हाँ 2y सही है। ठीक है, घटाने पर घटा दीजिए। घटाएंगे तो चिन्ह में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा घटाने पर। अब समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दीजिए। जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी के क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा और प्लस 3, सॉरी ऐसे गलत हो जा रहा है, क्या हो जाएगा, माइनस 3 में जब 2 का गुणा होगा 3 दूनी 6y बराबर 13 दूना 26 हो जाएगा। फिर अब समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो 7 तरीके कितना हो गया, 21x माइनस 3 दूनी के 6y बराबर 20 तिहाई 60 हो जाएगा। क्या करने पर, घटाने पर। जब घटाया जाता है तो चिन्ह सब परिवर्तन हो जाता है। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 21 में से 4 घट जाएगा तो कितना आएगा, 17। कितना आ जाएगा, माइनस चिन्ह सहित 17x हो जाएगा। और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस से कैंसिल हो जाएगा। और बराबर कितना बचेगा, 60 में से 26 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 34। कितना आ जाएगा, -34। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ देख लीजिए नीचे, इसके नीचे देख लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 34 के बटा 17, 17 दूना 34, कितना आ जाएगा, 2। x का मान अगर 2 आ गया तो y का मान कितना आ जाएगा। अब x के मान को, x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में। समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण एक में रखने पर। समीकरण एक क्या है? समीकरण एक आपका ये है, 2x-3y बराबर 13। 2x माइनस 3y इक्वल टू 13। तो कर लीजिए, x का मान 2 रखिए, 2 × 2 माइनस 3y इक्वल टू 13। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4 माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 3y को उधर लेके चले जाइए, 4 माइनस 13 बराबर 3y। तो 13 में से 4 गया, कितना आएगा, 11 आ जाएगा, -11 आ जाएगा, सॉरी 9 4 -9 आ जाएगा। एक मिनट, और 13 में से 4 गए 9, 9 4 13, -9, 3y, 3 × 3 = 9। y की वैल्यू कितनी आएगी, -3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। यानी यहाँ आप रखेंगे कि x बराबर 2 और y बराबर कितना, -3। यही क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। ठीक है, बस यही करना था। चलिए, 12 नंबर हो गया। 13 नंबर देख लीजिए। 13 नंबर क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में 40 छात्रों की आयु दी गई है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। देखिए, ये माध्यिका का सवाल है, आयु दिया है और छात्रों की संख्या। इसका मतलब समझ लीजिए पहले कि इसका मतलब क्या होता है। इसका जो मतलब होता है, कह रहा है छात्रों की संख्या 4 है, यानी 4 ऐसे छात्र हैं जिनकी आयु क्या है, 10-10 वर्ष है, और 8 ऐसे छात्र हैं जिनकी आयु क्या है, 12-12 वर्ष है। 8 छात्रों की वर्ष, 8 छात्र, जो 8 छात्र हैं वो 12-12 साल के हैं, और 12 छात्र ऐसे हैं जो 14-14 साल के हैं। 6 छात्र ऐसे हैं जो 16-16 साल के हैं, और 10 छात्र ऐसे हैं जिनकी आयु क्या है, 18-18 साल है। ठीक है, तो इन्हीं की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका सवाल लगाना है। तो चलिए, माध्यिका लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया क्या है, कौन सा नंबर था, 12 13 नंबर सवाल है, यहीं पे सवाल कर लेते हैं। यहाँ 13 नंबर प्रश्न। सबसे पहले आप आयु बना लीजिए, आयु वर्षों में, आयु इसमें वर्षों में, इसकी सारणी बना लीजिए, आयु वर्षों में। उसके बाद क्या, बारंबारता दी है, बारंबारता। जब ऐसा सवाल दिया हो तो इसका एक और बनाना होता है, संचयी बारंबारता पहले निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता ऐसा क्या हो जाएगा, वही निकालना है। आय वर्षों में क्या दिया था, आय वर्षों को हम यक्स बोल देते हैं, और ये क्या होती है, यफ होती है। ठीक है, तो देखिए, अब आयु कितना दिया था, 10 वर्ष। एक बार देख लीजिए सवाल, 10 दिया है, 10 12 14 16 18, 10 12 14 16 18, 10 12 14 16 और 18 दिया है। ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद बारंबारता कितनी दे रखी है सवाल में, 4 8 12 6 10, 4 8 12 6 10, 4 हो गया, 4 8 12 6 10, यही दे रखा है। तो इसका संचयी बारंबारता निकालिए। देखिए, संचयी बारंबारता का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए। संचयी बारंबारता जो होती है, वो सभी बारंबारताओं का योग होता है, यानी सभी बारंबारताओं का योग। जैसे ये 4 है, तो हम इसको 4 ही यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद इस 8 का हम 4 में जोड़ेंगे, तो 8 4 12 लिखेंगे। फिर 12 को 12 के साथ जोड़ेंगे, 12 12 24 लिखेंगे। फिर 24 को 6 के साथ जोड़ेंगे, 24 6 30 हो जाएगा। फिर 30 को 10 के साथ जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 30 10 40 हो जाएगा। बस इतना ही। ठीक, ये। और हाँ, अगर हम सिग्मा एफ, सिग्मा एफ जोड़ेंगे, तो जो संचयी बारंबारता आई है 40 ना, उसी के बराबर होनी चाहिए। जोड़ दीजिए, 8 4 12 12 12 24 24 36 10 40, कितनी आ गई, 40 आ गई। क्या आ गई,
40 आ गई। जब ये 40 आ गई तो हम पदों की संख्या n बराबर क्या हो गया, ये अब हम इसको मानेंगे पदों की संख्या n बराबर कितना है, ये 40 है। अब हम सवाल लगा रहे हैं तो 40 ये क्या है, सम पद है। सम पद है। जब सम पद है तो सम पदों की संख्या के लिए माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर हो जाता है, माध्यिका बराबर n बाई टूवा पद। लगाए थे आप, देखे होंगे, n बाई टूवा पद, ऐसा सवाल। यानी जब हम पदों की संख्या m होती है, सम पद होती है, तो उसके लिए फार्मूला होता है n बाई टूवा पद प्लस n बाई टू प्लस वन वा पद, वा पद बटा कितना, दो, बटा क्या, दो होता है। ठीक है, ये हो गया। n की वैल्यू कितनी, 40। n की वैल्यू कितनी, 40। 40 के बट्टा दोवां पद, पद और प्लस 40 बट्टा दो और प्लस वन वा पद बटा कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, है ना। देखिए अब 40 में जब दो का भाग देंगे तो चार कितना आएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 20वां पद और प्लस क्या, 40 में दो का भाग देंगे तो कितना, 20 और 20 एक 21, यानी 21वां पद बटा कितना, पद है ये, बटा दो। अब देखिए, अब बताइए 20वां पद व 21वां पद किस में आएगा। 20वां पद देखिए इसमें देख लीजिए, ये सारणी में। अब मुझे बताइए 12 के बाद क्या होगा, 12 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 17 आएगा, 18 आएगा, 19 20। तो ये 12 के बाद चला गया तो किस में आएगा, इस 24 वाले पद में आएगा कि नहीं आएगा, बताइए 24 वाले पद में आएगा। जब ये 24 वाले पद में आएगा, चूंकि 20वां और 21वां दोनों 24 वाले पद में आएगा, तो इसकी वैल्यू जो है बारंबारता की, इसकी जो आयु की वर्ष है वो क्या दिया हुआ है, 14 वर्ष दिया है। तो इस वाले में हम देख लेंगे, इस वाले लाइन में इस वाले लाइन में देख लीजिए, ए इस वाले लाइन में 24 जो है ना, जो हमारा 20वां पद और 21वां पद आ रहा है, वो 12 में न जाएगा ना, तो 30 में जाएगा, किस में जाएगा, 24 में जाएगा। तो 24 वाले के सामने हम देख लेंगे आयु वर्षों में कितना दिया, 14, यानी 20वां पद भी 14 होगा और 21वां पद भी हम 14 ही रखेंगे। तो यहाँ हम रख लेंगे क्या, 20वां पद भी कितना रखेंगे हम, 20वां पद भी हमारा हो जाएगा यहाँ 14 हो जाएगा, 14 और प्लस 21वां पद भी क्या हो जाएगा, 14। 14 बटा ये 14 14 28, 28 के बटा दो, 14 दूना 28। आंसर कितना हो जाएगा इसका, माध्यिका कितनी हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी इसकी, माध्यिका इजकल टू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका माध्यिका का सवाल। अगला प्रश्न कह रहा है, फिर अगला देखिए प्रश्न, कह रहा है 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम बताए थे कि टेग्नोमेट्री से आपका कितना, 2 से 3, ये 2 और 1 3, लगभग 4 नंबर आ जाता है। इसमें 3 नंबर का हो गया, 2 नंबर का इसमें, 1 नंबर का अति लघुत्तरी में, तीन 3 नंबर का हो गया। इसलिए बताया कि इंपॉर्टेंट है, अगर एक ही कंटेंट से 3 नंबर आ रहा है, एक ही वीडियो को पढ़ने से आपका 3 भी नंबर तैयार हो रहा है, तो कितनी बड़ी बात है। तो चलिए हम सवाल लिख लेते हैं, काट स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर 30। काट स्क्वायर 45 माइनस काट स्क्वायर, यहाँ देखिए 14 नंबर देख लें, काट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यही है। तो बताइए काट 45 और टेन 45 की मान कितना होता है, एक होता है, एक का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सेक 60 का मान, जो काट 60 का मान होता होगा ना, काट 60 का मान कितना होता है, काट 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 4 है, 4 भी है, देख लीजिए एक बार सवाल में। 4 हाँ, 4 काट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30। चलिए ये होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए काश 45 का मान काश 60 का मान कितना होता है, 1/2, तो सेक 60 का मान इसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर हो गया, है ना। तो हो जाएगा एक का स्क्वायर एक, यानी 4 हो जाएगा, माइनस
4 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 1/4। जो बच्चा सीरीज से लगाएगा उसका आंसर गलत आएगा क्योंकि सीरीज में बिल्कुल गलत दिया हुआ है। ठीक है, हमने सीरीज को देखा है तो उसमें बिल्कुल गलत दिया हुआ है, सीरीज में कुछ और लगा दिया हुआ है। ठीक है, वैल्यू साइन को गलत कर दिया है, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा 1/4 आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न कर रहा है, एक घनाभ की माप दिया है 98 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। एक घनाभ है, घनाभ में क्या होता है, लंबाई एल बी और क्या होता है एच होता है। यही जो एल बी एच है ना, यही एल बी एच दिया हुआ है, यही घन के आयतन के बराबर कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन में सवाल लगाएंगे आप, बिल्कुल एक लाइन में सवाल लगेगा 15 नंबर। कैसे, देखिए बता रहे हैं कैसे। आप यहाँ लिखिएगा, घनाभ का आयतन बराबर, बराबर कर रहा है घन के आयतन के बराबर कर देना है, घन का आयतन। और घनाभ के आयतन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है एल इंटू बी इंटू एच बराबर क्या, भुजा क्यूब, यानी ए क्यूब के बराबर होता है ना। तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, एल की वैल्यू कितना दे रखा है, अब देखिए मान रख लीजिए यहाँ पे, एल की वैल्यू दे रखा है 98, बी 42 और एच 18, 98 42 18, 98 42 18, 98 इंटू 42 इंटू 18, ठीक है, बराबर क्या, भुजा क्यूब। मान क्या पूछ रहा है, भुजा का मान पूछ रहा है कि आयतन पूछ रहा है, ये पहले देख लीजिए। मान पूछ रहा था घन वाले की आयतन वाले घन की भुजा पूछ रहा है, यानी ए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए, केवल ए पूछ रहा है, यानी घनमूल लेना है इस सवाल का। अब देखिए, ए क्यूब में अब हम क्या कर लेंगे, इसको ऐसे लिख लीजिए, ए क्यूब बराबर क्या ले लीजिए 98 गुणित्ते 42 और गुणित्ते क्या 18 कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से इसका घनमूल अगर आप गुणा कर दिए, सारे का गुणा करके तब घनमूल लेंगे तो बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। ऐसा आप करिएगा, इन्हीं संख्याओं को छोटे छोटे में क्या कर लीजिए, तोड़ दीजिए। जब इन्हीं संख्याओं को छोटे छोटे में तोड़ देंगे तो बड़े आसानी से आपका सवाल आ जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम इसको 2 से काटना चाहें 98 को, तो क्या होगा, 2 से काटना चाहें, 2 चौके 8 और 2 नवा 18, कितने से काटे, इंटू 2, यानी 49 दूना कितना 98 और इंटू 42 कितना होता है, 7 छंके 42, 7 छक्के 42 और 9 दूनी के 18 और तोड़िए और छोटा छोटा कर दीजिए। 49 हम क्या लिख सकते हैं, पेन को चेंज कर दें आपको स्पष्ट दिखेगा। 49 को हम लिख सकते हैं 7 गुणित्ते 7 और इंटू कितना 2 इंटू 7 इंटू 6 को लिख सकते हैं 2 तिहाई 6, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 तिरिका 9 और 2 2 हो जाएगा। अब जो जितनी बार है उसको लिख लीजिए, 7 पहले पहले सबसे पहले 2 वाले को एक साथ कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 2 है, 1 2 3 बार 2 है, सब 3 3 बार होंगे। इंटू अब 3 को ले लीजिए, 3 भी देखिए 3 बार है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 कितनी बार है, 3 बार है, 7 इंटू 7 इंटू 7, ये किसका मान आ गया, ए क्यूब का। अगर हम आपसे कहें दोस्तों कि इसमें ए का मान निकालिएगा तो आप क्या करिएगा, इसका घनमूल ले लीजिएगा, क्या कर दीजिएगा घनमूल, यानी यहाँ 3 हो जाएगा, घनमूल ले लेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। देखिए आपको इतना सिंपली तरीके से समझा रहे हैं इसलिए इतना बड़ा हो रहा है, अदरवाइज आपका यही आंसर आ जाता, सीधा मान रख देते। अब इस घनमूल से जब निकालेंगे तो 1 2 निकलेगा क्योंकि घनमूल में 3 3 का पेयर लगता है, और ये तो यानी एक 2 निकल जाएगा, एक 3 निकल जाएगा और एक 7 निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42 कितना हो गया 42, यानी हमारा जो कोर आ गया 42 सेंटीमीटर, आंसर सेंटीमीटर में, यानी डाटा सेंटीमीटर में दिया है तो ये इसका आंसर आ गया कितना 42 सेंटीमीटर। एक बार देख लीजिए सेंटीमीटर में ही दिया है ना, हाँ सेंटीमीटर, आंसर कितना हो गया, इतना सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब 16 नंबर देखिए सवाल,
देखिए सवाल बिल्कुल सिंपल था, मतलब सवाल सिंपल है, लेकिन अगर आप इसको क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे ना, तब थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। इसलिए हमने जैसा करा था कि इसके आयतन के बराबर, वैसा हमने दिखा दिया। 16 नंबर करा है, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और ए ओ बी व्यास है। वृत्त पर बिंदु सी और डी इस प्रकार है कि सी ए बी 30 डिग्री और ए बी डी 40 डिग्री। तो सी ए डी और सी बी डी का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हम यहीं पे लगाएंगे, यहीं पे स्पेस है, यहीं पे हम लगा लेते हैं। देखिए, हम आपको समझा रहे हैं कि इसमें क्या है। ये देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक ऊपर त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, देखिए ये वाला त्रिभुज, ये एक ये त्रिभुज हो गया, है कि नहीं। एक देखिए, एक ये त्रिभुज है और एक नीचे त्रिभुज है। एक नीचे वाला त्रिभुज देखिए दिखा दे रहे हैं, इस वाले पेन से दिखा रहे हैं, ये वाला एक ये त्रिभुज है, आधार दोनों की एक है कि नहीं, दो त्रिभुज। तो हम सबसे पहले देखिए त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल आपको पता होगा कि 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, अगर हम कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी की बात करें, तो पूरा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये आपको पता है। तो अगर हम त्रिभुज, एक एक त्रिभुज की बात कर लेते हैं। त्रिभुज अगर हम ए सी और बी, त्रिभुज एसीबी में, अगर हम त्रिभुज एसीबी में बात करते हैं, थोड़ा पेन को पतला करते हैं। बस, ठीक। एसीबी में अगर हम बात करते हैं, तो देखिए कोड कौन कौन सा, कोड हम बात कर लें, कोड सी ए बी, कौन कोड, सी ए बी, ये वाला जो बीच में कोड होता है वही कोड बनाता है। तो बीच वाला कोड ये हो गया सी ए बी, और फिर प्लस क्या, कोड ए सी बी, कोड ए सी बी, फिर प्लस क्या, कोड कोड सी बी ए, बराबर कितना, 180 डिग्री। ये वाला, ये बी वाला कोड, सी वाला कोड, ए वाला कोड, ये 180 डिग्री हो गया। अब किसका किसका मान दे रखा है, देखिए कोड किसका मान दिया है, कोड ए वाले का मान दिया है, यानी कोड जो बीच में है इसका मान दिया है कितना, 30 डिग्री। और फिर प्लस कोड जो बी सी है, यानी ये वाले का कार कोड का मान कितना दिया है, 90 डिग्री। तो कितना हो गया, 90 डिग्री। फिर प्लस कोड सी बी ए, इसका मान क्या है पूछ रहा है, तो इसको मान लो, कोड सी बी ए बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है। अब हम निकाल लेंगे कोण सी बी ए इजकल टू कितना, 180 में से घटा देंगे कितना, 9 3 12, 120 घटा देंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री आ गया। एक आंसर आपका आ गया। ठीक है, एक त्रिभुज से। अब दूसरा त्रिभुज में हम क्या लेंगे, ए डी बी त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज नीचे वाला त्रिभुज ए डी बी। तो यहाँ देखिए त्रिभुज ए डी बी में, जब त्रिभुज ए डी बी में बात करेंगे, तो कौन 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 सा कोण होगा, कोण हमारा हो जाएगा कि कोण ए, और ये डी वाला ए डी बी प्लस प्लस, एक मिनट, प्लस कोण डी, कौन वाला, डी बी ए वाला, ये वाला डी बी ए, प्लस कोड कौन सा, कोड बी ए डी, बी बी ए डी ले लेते हैं, यही पूछ रहा है। बी ए डी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। अब बताइए कोड ए डी बी जो बीच में कोड है, इसका डी वाले का मान कितना दिया है, 90 दिया है, कितना दिया है, 90 डिग्री। फिर प्लस डी बी ए दिया है, डी बी बी वाला दिया है 40 डिग्री, और प्लस यही पूछ रहा है क्या, कोड बी ए डी का मान पूछ रहा है, बराबर 180 डिग्री। तो कोड बी ए डी इजकल टू 180 माइनस 9 4 13, कितना, 130। 130 में से जब 180 में से 130 घटाएंगे कितना आएगा, 50 डिग्री। कितना आ गया, 50 डिग्री। ठीक है। तो एक आंसर हमारा ये आ गया, कोड बी ए डी बराबर 50 डिग्री, यही पूछा था कोड बी ए डी। कोड सी ए डी पूछ रहा था,
क्या पूछ रहा था? CAD और BAD। अच्छा, ये कोड बी वाला पूछ रहा था और कोड ए वाला पूछ रहा था ना। कोड ए वाला ये निकल गया, BAD। बी बी ए डी, ये वाला कोड पूछ रहा है ना। एंगल ये पूछ रहा है। तो देखिए, बात वही है, बीच का कोड माना जाता है। आप चाहे जैसे ले, वो लेने का तरीका अलग है कि हम चाहे ADB ले लेते हैं। ADB ले लिए, ADB ले लिए, ये वाला कोड ले लिए, फिर उसके बाद DBA ले लिए। क्या ले लिया? DB और ए ले लिए। फिर उसके बाद क्या? CBD। फिर उसके बाद CAD। अच्छा, कोड पूछ रहा है CAD। कोई बात नहीं है। देखिए, BAD निकल गया ना। अब हमारा ये एंगल निकल गया। देखिए, CBA कहाँ है? देखिए इसमें CBA, यानी ये वाला कोड कितना आया? ये वाला देखिए, अभी आंसर नहीं आया है। ये वाला कोड कितना आ गया? ये 60 डिग्री आ गया। ठीक। कलर चेंज करके लिखते हैं, तब आपको पता चलेगा। देखिए, इसको हटा देते हैं यहाँ से, स्पष्ट हो जाएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। अभी आंसर नहीं आया हमारा। देखिए, आया क्या है? CBA। सी कहाँ है? CBA, यानी ये वाला कोड कितना आ गया? ये वाला कोड आ गया कितना? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया। और BAD कितना आ गया? 50 डिग्री, यानी BAD, ये वाला कोड कितना आ गया? 50। ठीक है, कितना आ गया? 50 डिग्री। अब बताइए कि मुझे सवाल क्या पूछ रहा था। सवाल ये पूछ रहा है कि CAD बताइए। क्या बताइए? कोड यहाँ देख लीजिएगा, यही देख लीजिए। कोड CAD बताइए कितना होगा। तो भैया CAD देखिए, कहाँ है CAD, यानी ये वाला पूरा कोड पूछ रहा है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा कोड पूछा है। तो 50 और 30 कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा, नहीं? 80 डिग्री हो गया, बिल्कुल हो जाएगा। ये दोनों कोड जुड़ जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा दोनों कोड जुड़ जाएगा। एक ये पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? CBD, यानी ये वाला पूरा कोड पूछ रहा है। ये वाला है, ये वाला पूरा कोड पूछ रहा है। तो बताइए, 40 और 60, 40 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कोड CBD इजकल टू 60 40 100 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। इतना हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इतना कोड, जब ये तक ये कोड नहीं पता चलेगा और ये कोड नहीं पता चलेगा, तब तक हम दोनों पूरे कोड का मान नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आराम से, बड़े आराम से हो जाएगा सवाल। थोड़ा सा बहुत टफ सवाल नहीं है, बस ये है कि इसमें ये एंगल निकालना पड़ेगा। जब तक ये दोनों एंगल नहीं निकलेंगे तब तक नहीं आएगा। चलिए, अगला प्रश्न कर रहा है, 17 नंबर का रहा है कि दो अंकों की एक संख्या का योग 12 है। यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। दो अंकों की एक संख्या का योग दिया है, तो मान लीजिए, माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक क्या मान लीजिए? y मान लीजिए। जब आप सवाल को मानेंगे तभी ये आएगा। तो मान लीजिए, माना इकाई का अंक, यहाँ देख लीजिए नीचे 17 नंबर, 17 नंबर यहाँ से यहाँ, मान लीजिए कि माना माना इकाई का अंक बराबर यक्स। पेन थोड़ा सा मोटा है। चलिए, इकाई का अंक यक्स, दहाई का अंक क्या मान लीजिए? दहाई का अंक बराबर क्या मान लेंगे? वाई मान लेंगे। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा था कि दोनों अंकों का योग कितना है? दोनों अंकों का जो योग है वो 12 है, और संख्या, उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए। तो देखिए, संख्या भी दूसरी कुछ होती है। पहले इन संख्याओं, इनका योग जो है हम 12 कर देते हैं। तो प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है हम उसको करते हैं। प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार दोनों अंकों का योग कर दीजिए। x प्लस वाई इजकल टू कितना? 12। इसको क्या मान लीजिए? समीकरण 1। फिर कह रहा है संख्या। संख्या तो आप मान लीजिए, संख्या कितनी होती है? संख्या पहले लिख लीजिए। संख्या बराबर क्या होता है?
10x+y, इसी से हमारी संख्या बनती है। कह रहा था संख्या में 36 क्या कर दिया जाए, संख्या में 36 घटा दिया जाए। यहाँ सवाल कह रहा था यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। तो संख्या में से पहले 36 घटा दी, संख्या आपने क्या मान रखा है, संख्या क्या होता है 10x+y। तो संख्या में यानी 10x+y में अगर आप 36 घटा देते हैं ना तो इसके अंकों का स्थान बदल जाता है। यानी जो इकाई का अंक रहता है दहाई में पहुंच जाता है, दहाई वाला इकाई में पहुंच जाता है। यानी हो जाता है 10y और प्लस यक्स हो जाता है। अब यहां से समीकरण बना लीजिए। समीकरण क्या बनाएंगे आप, यक्स को एक तरफ यानी 10x और यक्स वाले को इसके साथ ले आइए -x, फिर प्लस ये y है, y को यहीं रहने दीजिए। और यहाँ 36 घटाएगा, 3 नहीं 36, ठीक है। और y को इधर लेते आइए, -10y हो जाएगा बराबर कितना हो गया 36, जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 10x में से एक x गया, 9x, 9x माइनस 10y में से एक y गया, 9y बराबर कितना 36। तो यहाँ से 9 जब कॉमन ले लेंगे, तो 9 जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू कितना 36। तो कितना हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना 36 के बटा कितना 9। तो x माइनस वाई इक्वल टू 9 चौके 36, कितना आ गया 4। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर दीजिए। देखिए यहीं पे हल कर देते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, हल करने पर देखिए जोड़ना घटाना है, यक्स प्लस वाई बराबर 12 हो जाएगा और यक्स माइनस वाई बराबर कितना 4 हो जाएगा। 4 है, 4 हो गया। तो क्या करना है, जोड़ दीजिए। जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या करना है जोड़ने पर, जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। यक्स यक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और ये वाला कट जाएगा, बराबर 12 4 16। एक्स इजकल टू कितना 16/2। एक्स की वैल्यू वैल्यू कितना 8। यक्स का मान कितना आ गया 8 आ गया। जब यक्स का मान 8 आ गया तो यक्स का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख दीजिए। यक्स बराबर 8, 8 समीकरण 1 में रखने रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, यक्स प्लस वाई इजकल टू कितना है 12। तो यक्स का मान 8 रखेंगे, 8 प्लस वाई इजकल टू 12। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 माइनस 8 बराबर कितना, 12 में से 8 गए 4। यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई इजकल टू 4। तो क्या कह रहा था सवाल, सवाल क्या कह रहा था फिर से एक बार देख लीजिएगा। सवाल हमारा ये कह रहा था कि संख्या क्या की, संख्या क्या होगी, क्या होगी संख्या क्या होगी। तो संख्या बनाने के लिए फार्मूला क्या था, संख्या, संख्या इक्वल टू, संख्या इक्वल टू 10x+y होता है। तो क्या रख दिए 10 इंटू यक्स की वैल्यू कितना रखेंगे, यक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी 8 हो जाएगी और प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। कितना हो जाएगा 10 अट्ठे 80 और प्लस 4 कितना हो गया 84। आंसर कितना हो गया, संख्या बराबर कितनी हो गई 84 हो गई। ठीक है, संख्या कितनी हो गई, संख्या 84 हो गई। ठीक है, चलिए ये था प्रश्न। बहुत बड़ा प्रश्न, ये हम आपको प्रोसेस बताने के लिए इतना बड़ा कर दे रहे हैं, अदरवाइज समझाने के लिए आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको एक समझ सवाल अच्छे समझ में आ गया तो सारे सवाल आप बड़े आराम से लगा लेंगे। इसलिए इतना बड़ा हो रहा है, नहीं तो शॉर्टकट मार दिया जाएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 18 नंबर क्या कह रहा है। 18 नंबर सवाल ये कह रहा है कि 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने पर कितना रुपए खर्च होगा। 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं, भैया गहरा कुआं यानी हमारा कुआं कैसा होगा, कुआं बेलनाकार होगा, यही सवाल लगा लेते हैं। तो कुआं अगर बेलनाकार होगा तो बेलन, बेलनाकार कुएं, बेलना, क्योंकि कुआं हमारा कैसा होता है बेलनाकार, बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर क्या, पाई आर स्क्वायर एच। व्यास दिया है यानी डी बराबर कितना दिया है
14, तो आर कितना हो जाएगा, आर इसका आधा हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, 7 मीटर। ठीक है। चलिए, पाई की वैल्यू आप रख लीजिए, पाई का मान 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी तक आ गई है, 7 इंटू 7 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 1 मिनट, 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं, सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पे, यहाँ जो व्यास दिया हुआ है ध्यान नहीं दिया गया, व्यास को छोड़ दिया है। 1 मिनट देख लीजिए, फिर से सवाल देख लीजिए, व्यास कितना दिया हुआ है, 3 दिया है, डी इजकल टू दिया है 3, तो आर इजकल टू कितना होगा, 3 का आधा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सही है, मान कितना रखेंगे, 22/7 रखेंगे, पाई का मान 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की जो वैल्यू होगी वो 3/2 हो जाएगा, इंटू 3/2 हो जाएगा, इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 14 मीटर, गहराई कितनी है, 14 मीटर, तो काट दिए, 7 दूनी 14, दो से दो कैंसिल हो गया, फिर दो से ये काटेंगे, 11 बार जाएगा, तो बचेगा कितना, 11 इंटू 3 त्रिक का 9, 11 9 99 घन मीटर, कुएं की जो गहराई होगी उसका जो आयतन होगा 99 घन मीटर होगा। 1 घन मीटर का खर्च आ रहा है, 1 घन मीटर का खर्च कितने रुपए का आ रहा है, 30 रुपए का। 1 घन मीटर जो खर्च आ रहा है ना, 1 घन मीटर का खर्च बराबर, खर्च बराबर कितना, 30 रुपया। तो बताइए, 99 घन मीटर का खर्च कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 99 में आप 30 का क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई, तो 3 9 27 का 7, 3 9 27 28 29, कितना आ जाएगा, 2970 रुपया खर्च होगा, गहरा कुआं 7 घन मीटर दस खोदने पर 2970 रुपया उस कुएं को खोदने पर खर्च होगा, ये आपका खर्च है, कितना, 2970 रुपया। ठीक है, ये आपका था 18 सवाल था सेकंड फोर्थ सेमेस्टर वालों का। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इसका विश्लेषण किया गया है, बहुत अच्छी अच्छे तरीके से समझाया गया है, मे बी आपको समझ में भी आया होगा, अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट अवश्य करिएगा। और कहीं से अगर कोई भी दिक्कत है मैथ में, फोर्थ सेमेस्टर मैथ में अगर कहीं कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज कमेंट करिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, वहां पे अपनी क्वेरी दर्ज कराइए, अगर कोई दिक्कत है तो अवश्य ही आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा, और वीडियो देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि चूंकि सवाल लगाने में समय ज्यादा हो गया है, इसलिए अब हम लोग क्या करते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।